ये बात संघ को भी भली भांति पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी भली भांति पता है कि अगर ऐसे ही टकराव रहेगा तो सत्ता हाथ से जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और संघ एक ट्रैक पे तो है ही नहीं। सरकार हटाने के लिए संघ जो है विपक्ष का साथ दे सकता है। अंदर द्वंद्व तो चल रहा है और वो द्वंद्व का क्या पटापेक्ष होगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो मुझे लगता है वो 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में हो जाना चाहिए जो भी होगा। आपको उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है? नमस्कार दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले कहा कि 75 साल के बाद पद से हट जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, लेकिन जब उन्हें मोदी की तरफ से कुर्सी छोड़ देने का कोई संकेत नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि ना मैं 75 के बाद पद से हटने जा रहा हूं और ना ही मैं किसी को हटने के लिए कहूंगा। तो आखिर इसके क्या मायने हैं? संघ प्रमुख कहना क्या चाहते हैं और संघ करने क्या वाला है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। केपी मलिक सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि 75 साल के बाद ना मैं खुद हटूंगा ना किसी को हटने के लिए कहूंगा। इसके क्या मायने हैं? मतलब संकेत तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ना मैं हटूंगा ना तुम्हें हटने के लिए कहूंगा, यानी कि जब तक तुम नहीं हटोगे गुरु, मैं तो नहीं हटने वाला। क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, अगर आप देखें पिछले काफी दिनों से ये चीजें चल रही थी कि संघ का दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत है और गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं दबाव में है, घबराहट में है, घबराई हुई है। कल जो सवाल पूछे गए हैं मोहन भागवत जी से या उन्होंने जो जवाब दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश हुई है और कुछ मामले को ठंडा रखने की कोशिश की गई है। जो मुख्य रूप से 2 चीजें उभर के आई हैं कि जिस प्रकार से मैंने कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था कि हो सकता है कि ये परिस्थितियां बन जाएं कि मोहन भागवत अपना भी इस्तीफा दें और उसके बाद मोदी जी भी अपना इस्तीफा दें और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो वो शंका खत्म हो गई है। अब उन्होंने कह दिया है कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि 75 साल के बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो इससे ये भी लगता है लेकिन कि वो उन्होंने अपनी ये बात बात से ही कह मुकर दी गए थी, हैं कि संकेत और उन्होंने कुछ दिन संदेश तो दिया था केपी मलिक सर कि मोदी जी स्वतः ही, जो क्योंकि ये नियम भाजपा में था ना कि संघ में था, स्वतः ही अपनी कुर्सी छोड़ दें और अगले को मौका दें। ये संकेत तो उन्होंने दिया, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब उनको उस तरफ से कोई संकेत नहीं मिले कुर्सी छोड़ने के, तो उन्होंने सोचा कि गुरु ना हम हटेंगे ना तुमको हटने के लिए कहेंगे, अब तो जब तुम हटोगे तभी हटेंगे। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो योजना बनाई थी और बीच में चर्चा चली थी, वो ये हुआ था कि नरेंद्र मोदी 75 साल के होने के बाद वो स्वतः इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसलिए उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए मोहन भागवत अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनसे 6 दिन पहले ये 75 साल के हो रहे हैं। 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के होने जा रहे हैं। तो ये संभावना लग रही थी कि 11 तारीख को मोहन भागवत इस्तीफा देके एक इस तरह का दबाव भारतीय जनता पार्टी और मोदी के ऊपर बना सकते हैं कि वो अपना इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल संकेत दिया है, उन्होंने कहा है कि संघ में कोई ऐसी परंपरा नहीं है और वो तो जब तक अब व्यक्ति काम करने लायक होता है वो काम कर सकता है। और दूसरा उन्होंने जो संकेत दिया है कि भाई मैं अपनी शाखा चला रहा हूँ 50 साल से, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। वो सरकार चला रहे हैं, वो उसमें एक्सपर्ट है, तो वो अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, मैं अपना काम बढ़िया कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जैसे एक सीज फायर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सीज फायर की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन ये सीज फायर की स्थिति क्यों हुई, ये सीज फायर की स्थिति कैसे आई? तो जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें आ रही है, वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई बीच के रास्ते निकाल लिए गए हैं और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया गया है कि भाई आप भी आगे मत बढ़िए, हम भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि नुकसान अल्टीमेटली दोनों का ही होगा। और इसमें परिस्थितियां ये बन सकती हैं कि संजय जोशी को ना बना के शिवराज चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सके और संजय जोशी को कोई दूसरा राष्ट्रीय महासचिव या कोई दूसरा पद देकर उनको संतुष्ट किया जा सके। दूसरा, राजनाथ जी के कद बढ़ाने की बात चल रही कि राजनाथ के कद को बढ़ा के पार्टी के अंदर एक ऐसा संदेश दिया जा सके कि पार्टी के जो लोग मुखर थे या पार्टी के लोगों में नाराजगी थी कि भाई आप जो है नौकरशाहों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा राजनाथ को और शिवराज को आगे बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि असली लड़ाई जो है वो 9 सितंबर को ही पता चलेगी, जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, क्योंकि अभी हम उस चीज से बाहर नहीं निकले हैं कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है।
क्योंकि संघ भी अपने लोगों को संतुष्ट कैसे करेगा? क्या उनको मंत्री पद दिलाने की बात हुई है? जो मैं बार बार कहता हूं कि करीब 3 दर्जन लोग हैं जो मुखर रूप लेके बैठे हैं, तो संघ उनको कैसे संतुष्ट करता है? क्या उनकी सुनवाई होगी? क्या उनको मंत्रिमंडल में लिया जाएगा? तो उनको क्या शगुफा दिया जाएगा जिससे कि वो क्रॉस वोटिंग ना करे? अभी ये भी देखना बाकी है। अच्छा, एक बात तो है जो हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि भाई नेताओं की नाक को हाँ समझिए, छोटे से गड्ढे को खाई समझिए। जो बात मोहन भागवत ने कही कि हमारा काम शाखा का है, हम इसमें एक्सपर्टीज है, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कह दी कि अगर हम वो काम कर रहे होते, अगर हमारे हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना होता तो हम इतना टाइम थोड़ी ना लगाते। तो इसका मतलब है कि अंदर खिचड़ी तो पक रही है, मामला तो देखिए गड़बड़ है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप ये देखें, ये उनसे सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में देरी क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई देखिए ये उनका काम है, ये भारतीय जनता पार्टी को बनाना है, अगर हमें बनाना होता तो इतनी देरी होती क्या? तो उनका सीधा सीधा कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं है। हमने तो 2 नाम दिए थे, अगर वो उस पर बिल्कुल, हाँ। विचार नहीं कर रहे हैं, अगर वो उस पर विचार नहीं कर रहे हैं तो अपनी मर्जी का बनाएं, और कब बनाएंगे वो देखेंगे। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अभी सारी चीजें साफ हो गई हैं या सारी चीजें निपट गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने कुछ सॉफ्ट संकेत दिए हैं। तो हमें जो लग रहा था कि वॉर, भयंकर वॉर संघ के और आरएसएस के बीच में चल रहा है, वो मुझे एक सीज फायर नजर आता है। लेकिन सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, सारे मामले सुलझ गए, निपट गए हैं, वो अभी मुझे दिखाई नहीं देता है। क्योंकि देखिए पर आप कह राष्ट्रीय रहे हैं अध्यक्ष, सीज़फायर है, लेकिन मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि मतभेद है, ज़रूर है। नहीं, मतभेद हैं, बिल्कुल है, मतभेद नहीं है ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर मतभेद नहीं होते तो नड्डा जी ऐसे ही बोल देते हमें संघ की जरूरत नहीं है। हुँ। अगर मतभेद नहीं होते तो जो संघ की विचारधारा के सांसद हैं वो ऐसे ही विपक्ष में वोट डाल देते। अभी जो इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, विरोध तो बहुत ज्यादा है। और विपक्ष के साथ जो चर्चाएं चल रही हैं, मैंने आपको बताया था पिछले अपने प्रोग्राम में कि संघ के कुछ लोगों के प्रियंका गांधी से मिलने की भी खबरें आ रही हैं। तो अगर संघ के लोग प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं, कांग्रेस से मिल रहे हैं, तो समस्या हल नहीं हुई है, कहीं ना कुछ पक रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आना है। हमें खाली एक संघ प्रमुख के इतना भर कह देने से और इतने इंडिकेशन दे देने से हम बहुत बड़े आकलन कर ले, मुझे नहीं लगता अभी वाजिब होगा। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, कम से कम 9 सितंबर तक। जी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि पहले संघ प्रमुख एक बात कहते हैं, फिर कुछ समय बाद उसको कवर करने चले आते हैं, फिर वो कोई एक ऐसा शिगूफा बोल देते हैं, उसके बाद फिर वो कुछ कवर करने चले आते हैं। अब उन्होंने अंग्रेजी वाली बात कही है, इससे पहले अमित शाह कह चुके थे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अब वो कह रहे हैं अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म कैसी? मैं तो अंग्रेजी नॉवल पढ़ता हूँ। बांटने वाली बात पे भी बटोगे तो कटोगे वाले मामले पर भी उन्होंने बीजेपी को एकदम लताड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। इस्लाम अगर कोई हिंदू सोचे कि खत्म हो जाए तो वो तो पक्का हिंदू नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही मामला उल्टा है जो भाजपा की, जो गुजरात लॉबी वाली भाजपा की विचारधारा है उससे। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, ये हमें मूल विचार देखना पड़ेगा जो संघ का और भाजपा का है। आपको ये देखना होगा कि ये बात संघ को भी भली भांति पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी भली भांति पता है कि अगर ऐसे ही टकराव रहेगा तो सत्ता हाथ से जाएगी, और सत्ता हाथ से जाएगी तो दोनों को बड़ा नुकसान होगा। तो संघ भी किसी कीमत पे ये नहीं चाहता है कि उसकी सत्ता चली जाए, वो ये जरूर चाहता है कि गुजरात लॉबी चली जाए। और आज गुजरात लॉबी का नाम ही तो सरकार है। गुजरात लॉबी ने ठान लिया है कि हम जाएंगे तो सरकार भी जाएगी, ये नहीं होगा कि हम चले जाएं और सरकार बची रह जाए। तो लड़ाई ये है। तो इसीलिए मोहन भागवत बार बार दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के फेवर में नहीं है। क्योंकि हमें यह देखना होगा, अगर हम उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, जब कल्याण सिंह के बाद राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद जिस प्रकार से उनकी सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा, 25 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी आई। कहीं ऐसी ही परिस्थितियां दिल्ली में ना बन जाए, कहीं ऐसा ही ना हो जाए कि सरकार जाए तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाए और सरकार आने के लिए अगले 20 से 25 वर्षों का इंतजार उनको करना पड़े। क्योंकि हमें यह भी देखना होगा कि इस सरकार ने संघ के सारे एजेंडे पूरे किए हैं।
मतभेद इतना बड़ा और उस तरह का नहीं है। जी। तो एक बात जो बोली मोहन भागवत ने कि सरकार और बीजेपी एक पेज पर नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, उनकी इस बात के क्या मायने हैं? नहीं, आपका मैं ये नहीं सुन पाया, एक ट्रैक पे नहीं है। एक ट्रैक पर नहीं है, हाँ। हाँ जी जी जी, नहीं, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ एक ट्रैक पे तो है ही नहीं। भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की सरकार बना के चल रही है, जिनका ढिंढोरा वो पीट रही थी आज तक कि ये अपराधी हैं, ये जेल जाएंगे, ये उनके ऊपर उनको उनकी छाती पे पैर रख के सत्ता में आई थी और बाद में उन्हीं को गले लगा लिया। उसमें तमाम नेता हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे हेमंत शर्मा हो और चाहे दूसरे लोग हो, सारे भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये रणनीति तो संघ की है नहीं। वाजपेयी जी ने तो कभी इस तरह की राजनीति की नहीं है। दूसरा, जो संघ भी जिस प्रकार से अभी कर रहा है कि संघ के काफी लोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इसलिए हैं कि उनको भी मलाई खाने को मिल रही है। वो भी जो है भोगी किस्म के लोग हो गए हैं, उनको लग्जरी लग्जरी सहन करने, लग्जरी की आदत उनको हो गई है। तो संघ का तो कभी ये तरीका नहीं रहा है कि वो लग्जरी जिए और लग्जरी लाइफ करें, वो ट्रेन की बजाय फ्लाइट में जाएं और धर्मशाला या छोटे गेस्ट हाउस की बजाय 5 स्टार में रहें। ऐसा तो संघ का हमने कभी देखा नहीं है। तो ये सारी चीजें तो दोनों दोनों जगह में बदली है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो संघ हो। तो मतभेद तो रहेंगे ही, दोनों के मतभेद खत्म नहीं रहेंगे। लेकिन संघ में आज भी उस मानसिकता के लोग हैं जो संघ को संघ के तरीके से चलाना चाहते हैं। ये बहुत चुनिंदा और कम लोग हैं जो इस तरह के लग्जरी और इस तरह की लाइफ को जीना चाहते हैं और संघ को दूसरे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। उनकी तादाद संघ में कम है। अभी इतनी तादाद नहीं हुई है कि मोहन भागवत को भी उनके सामने झुकना पड़े। तो अंदर द्वंद्व तो चल रहा है और वो द्वंद्व का क्या पटापेक्ष होगा, क्या रिजल्ट आएगा, तो मुझे लगता है वो 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में हो जाना चाहिए जो भी होगा, क्योंकि इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी आपको घोषणा करनी है और बिहार का चुनाव आते आते तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी है और इधर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, वैसे ही पेच फंसा दिया है इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष के लोगों ने। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि संघ प्रमुख ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो मैं आपको उनके शब्दशः जो भी बात थी वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि कभी कभी देश चलाने के लिए या किसी पार्टी का काम करने के लिए यदि वो अच्छा है तो हमारे स्वयं सेवक जाकर मदद करते हैं, हमें इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। यानी कि अन्य दलों की भी मदद संघ कर सकता है। तो क्या जिस गुजरात लॉबी से त्रस्त हो गया है संघ, क्या वो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में इस तरीके से अन्य दलों का साथ दे सकता है, या फिर आगे गुजरात लॉबी को हटाने के लिए अन्य दलों का साथ दे सकता है? क्या क्या एक तरह का ये संकेत या संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए प्रज्ञा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सरकार हटाने के लिए संघ जो है विपक्ष का साथ दे सकता है, लेकिन सरकार को, गुजरात लॉबी को, भाजपा को टाइट करने के लिए जरूर कर सकता है। आप उदाहरण लेके चलिए कि अगर उपराष्ट्रपति विपक्ष का बन जाता है तो इससे सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ जाएगी, दबाव में आ जाएगी और संघ अपना मैसेज साफ तौर पे दे देगा कि अगर हमें साथ नहीं रखोगे तो इसी तरह से हम सरकार को भी हटा देंगे। मैं बार बार जो आपको कह रहा हूं कि आज तो संघ के हाथ में इसलिए भी मजबूत देख रहा हूं कि जिस प्रकार से चंद्रबाबू को कॉन्फिडेंस में ना लेते हुए राजनाथ जी ने जगन रेड्डी को फोन किया है और उससे चंद्रबाबू नाराज हैं। और मेरे पास तो इस तरह की खबरें हैं कि जो रेड्डी साहब का जो नाम सजेस्ट किया है वो चंद्रबाबू नायडू ने ही किया है। चंद्रबाबू नायडू इतने खफा है, तो अगर चंद्रबाबू नायडू, जी, सुदर्शन रेड्डी जी के नाम की बात कर, सुदर्शन रेड्डी जी का जो नाम किया वो बहुत करीबी व्यक्ति हैं चंद्रबाबू नायडू के। और जब ये रेड्डी को लेके आए और इन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जी आपको हमारा साथ देना है, वो किसी तरह राजी भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने चुपचाप जगन रेड्डी को संपर्क किया, तो उससे कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू खफा है। तो वो इस खफा होने के बाद वो बदला ले सकते हैं और वो विपक्ष के कैंडिडेट के साथ जा सकते हैं, इसकी 90% उम्मीद है। और ये उम्मीद देखते ही संघ भी बदला लेने के लिए और भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कुछ क्रॉस वोटिंग कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ जाएगी, क्योंकि संघ भी उसके खिलाफ चला गया। तो इसलिए उनका दिमाग ठीक करने के लिए, उनको अपना जज्बा दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए संघ इस प्रकार का एक्शन
ले तो सकता है। आज की स्थिति में आपको उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है? मजबूत स्थिति देखिए में बैठा प्रज्ञा है। जी, मैंने ये कहा कि अगर संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए ये कोशिश करेंगे कि 9 तारीख से पहले पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दें। ओके। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा 9 तारीख से पहले नहीं होती है और कहीं ना कहीं संघ को ये लगता है कि हमारी पसंद का नहीं बनेगा, तो उसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना बन सकती है और ऐसे में विपक्ष का कैंडिडेट जीत सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार, जय हिंद।